हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डीएसजी के टोल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 26 मई के करंट अफेयर्स लेके। कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। उनका जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अब आते हैं हम अपने करंट सेशंस की तरफ। तो दोस्तों हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन वो है, ताइवान की जो प्रेसिडेंट हैं त्साई इंग वान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से किसने भाग लिया। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि जैसे कि अभी जो ताइवान की जो नई प्रेसिडेंट बनी है वो त्साई इंग वान बनी है। तो उनका जो भी शपथ ग्रहण समारोह था उसके अंदर भारत के दो लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, वर्चुअल पार्टिसिपेट। तो उसके जो राइट आंसर है वो है दोस्तों डी, ए और बी, मीनाक्षी लेखी और राहुल कप्तान। ये दोनों यहाँ के सांसद हैं हमारे। तो इन्होंने वर्चुअल मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो अब दोस्तों ये जो ताइवान है, एक्चुअली ताइवान का है, ये इंडिया के ये ताइवान एक तरीके से देखा जाए तो चाइना का ही पार्ट है। बट क्या है कि ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बताता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर चुका है। एक्चुअली पहले क्या था, जब ये जो चाइना गुलाम था उसके बाद इसमें जो रिवोल्यूशन आया, बाद में जो क्रांति हुई, क्रांति के बाद क्या हुआ, ये दो तरह के गुट थे, एक डेमोक्रेसी था और एक अलग था। तो ये जो इनके जो नेता थे, दोनों नेता अलग अलग बट गए। और जो डेमोक्रेसी जो दूसरे नेता थे वो क्या हुआ, वो भाज के एक अलग से मतलब एक अलग से एरिया में चले गए और उन्होंने वहाँ पे ये ताइवान जो कंट्री था इसको वहाँ पे बसाया। और चाइना की जो था वो चाइना में ही रह गए। तो इसलिए चाइना इसको अभी भी अपना एक पार्ट मानता है। बट ये अगर वैसे देखा जाए तो ताइवान एक अलग से एक कंट्री है, इसका सब कुछ अपना अलग अलग हिस्सा है। तो दोस्तों बात है हमारी ताइवान की। अब दोस्तों क्या था, इससे पहले भी जो एक शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो उसमें क्या था कि इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो किस लिए, चाइना के चलते, क्योंकि चाइना इस बात को लेकर काफ़ी खफा था कि कोई भी उसके मतलब उनके बीच में कोई इंटरफेयर करे। अभी फ़िलहाल में जो अमेरिका है, अमेरिका ने भी ताइवान को काफ़ी सपोर्ट किया हर एक चीज़ में, अभी हथियार भी दिए हैं और वैसे भी वो उसको हर चीज़ में सपोर्ट करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि चाइना चाइना के खिलाफ अगर कल उसकी लड़ाई होती है तो उसमें ताइवान उसका साथ देगा अमेरिका का। इसलिए अमेरिका अभी ताइवान को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस देश की नौसेना ने लेजर हथियार का प्रशिक्षण प्रशांत महासागर में किया जो उड़ते हुए विमान को भी नष्ट कर सकता है। एक्चुअली जो ये लेजर है दोस्तों, ये क्या है, एक किरण की तरह निकलती है, लेजर किरण की तरह। और ये काफ़ी दूर तक मतलब कई किलोमीटर तक ये वार कर सकती है। अगर कोई वायुयान उड़ रहा है, कोई फाइटर प्लेन मतलब इस तरह का कोई उड़ रहा है तो उसको भी ये मार गिरा सकती है। और ऐसा भी किसने किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर वो है ए, अमेरिका। अमेरिका ने अभी जस्ट ऐसा किया है, उन्होंने ये लेजर हथियार का प्रशिक्षण किया है और ये सफल भी रहा है। एक्चुअली जिनका जो प्रशिक्षण था ये 16 मई को ही किया था। बट क्या था कि ये पहले गोपनीय था, एक तरह से सीक्रेट था। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, कोई भी कंट्री कोई प्रशिक्षण करता है तो वो ओपन नहीं करता, वो सब कुछ गुप्त रहता है। लेकिन जब उसका सब कुछ सफल हो जाता है, अच्छी तरह से सब कुछ ओके हो जाता है, तो उसके बाद वह उसको उजागर करता है। अदरवाइज पहले उजागर कर दे और उसके बाद वो प्रशिक्षण सफल ना आए तो बड़ी किरकिरी होती है पूरे विश्व के अंदर। तो इसलिए इन्होंने अमेरिका ने अब इसको पब्लिशली अनाउंस कर दिया है कि हमने इस तरह का कोई मतलब प्रशिक्षण किया है। अब दोस्तों बात है जहाँ पे जो लेजर हथियार हैं, तो ये किस लिए किया है मोस्टली। अभी जैसे आपको सबको लोगों को पता ही है मोस्टली कि अमेरिका और चाइना में थोड़ा सा ट्रेड वॉर, पहले तो ट्रेड वॉर था, अब क्या है, अब कोरोना को लेकर उनमें एक वॉर छिड़ा हुआ है। दोनों देश से मतलब अपनी सेनाएं अलर्ट पे है, तैयार पे रखी हुई है, कभी भी कोई भी कुछ चीज़ हो सकती है। और अभी चाइना तो वैसे भी सर किसी से को परेशान करता रहता है। और अभी चीन, इंडिया और चाइना में भी काफ़ी टाइम से झड़प हो रही है। जो इनके जो सोल्जर हैं हमारे इंडिया के और चाइना के, उनमें भी काफ़ी टाइम से एक दूसरे पे झड़प चलती हुई, डेली कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ी झड़प होती रहती है, कभी पत्थरबाजी तो कभी कुछ कभी कुछ। अब दोस्तों बात है अमेरिका की, तो अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रम्प और यहाँ की जो करेंसी है वह अमेरिकन डॉलर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर थ्री पे।
रिसर्च जर्नल नेचर क्लाइमेट चेंज के अनुसार लॉकडाउन की वजह से दुनिया में कार्बन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को जैसे पता ही है, अभी लॉकडाउन के कारण काफ़ी चीज़ों में बहुत सुधार भी आया है। जैसे पोल्यूशन है वो भी बहुत अपने लोअर स्तर पे हो गया है, काफ़ी सालों के जो लोवेस्ट मतलब जो लेवल होता है उस पे है। और जो कार्बन उत्सर्जन है वो भी लोएस्ट हो गया। और जो जैसे कि ईंधन तेल है या उसकी जो खपत है, कंजप्शन है, वो भी बहुत कम हो गई है पहले से। क्योंकि लॉकडाउन में लोग घर से बाहर तो निकलेंगे नहीं, कुछ चलेगा नहीं, पोल्यूशन फैलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है कार्बन उत्सर्जन भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो अभी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 17%। अभी 17% जो कार्बन है उसमें कमी दर्ज की गई है। एक्चुअली दोस्तों ये कार्बन का रोल क्या होता है एक्चुअली। जो कार्बन होता है ये हमारी जो पृथ्वी के अंदर एक सतह होती है, ओजोन परत जिसको बोलते हैं, ये उसको बहुत नुकसान करता है, उसको डैमेज करता है। और ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत घातक है। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो हमारे पर्यावरण में जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी। और उससे क्या है, स्किन संबंधित रोग, चर्म रोग, काफ़ी मतलब तरह के रोग होते हैं। तो इसलिए ये जो ओजोन परत है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ओजोन परत को हमें बनाए रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन है उनको मतलब बंद करना होगा। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या जो भी कुछ पोल्यूशन है, पोल्यूटेड करते हैं वो है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को हमें कम करना होगा। और अब तो ये ऑटोमेटिकली कम हो गया लॉकडाउन के कारण, अदरवाइज नहीं तो कम होने का कोई चांस था ही नहीं, बिल्कुल भी बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। अब अगर देखा जाए तो ये जो अब जैसे लॉकडाउन ख़त्म होगा तो उसके बाद दोबारा से सेम वही हालात होने वाले हैं। क्योंकि दोबारा से होगा। अगर इसमें ओवरऑल देखा जाए तो जो अमेरिका ने कार्बन उत्सर्जन को जो कमी की है वो 1/3 की है, और चाइना ने 1/4, और इंडिया ने 26% इसमें कमी की है। और टोटल अगर यूरोप की बात करें तो 27% की कटौती टोटल यूरोप ने की है। अब आते हैं दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया। दोस्तों ये राष्ट्रमंडल दिवस क्या होता है एक्चुअली, जो जैसे आपने सुना होगा ना कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल गेम, तो वो होते हैं। तो उसी तरह के मतलब ये राष्ट्रमंडल दिवस होता है। ये किस लिए होता है, क्योंकि 24 मई 1819 को रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था। तभी से इस दिन को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये रानी विक्टोरिया ये कहाँ की थी, ब्रिटेन की महारानी थी, तो उसमें इसका जन्म हुआ था। अब दोस्तों कॉमनवेल्थ कंट्री जैसे कौन कौन सी हैं। अब दोस्तों आपको एक चीज़ पता, आपको देखो एक थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक होता है हाई कमिश्नर और एक होता है एम्बेसडर। तो दोस्तों आपको कभी इनमें कन्फ्यूजन होती होगी 101% कि हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है, दोनों में अंतर क्या है। एक्चुअली दोस्तों जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं, टोटल 54 कॉमनवेल्थ जो कंट्री हैं उसमें उच्चायुक्त या राजदूत नियुक्त मतलब उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं। और जो इसके अलावा जो बाकी हैं उसमें एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। अब दोस्तों ये कॉमनवेल्थ कंट्री कौन कौन सी हैं। ये वो कंट्री हैं जो कभी भी मतलब इन पास्ट में कभी भी जो ब्रिटेन है उसके उपनिवेश रहे हों। उपनिवेश का मतलब दोस्तों समझते हो कॉलोनी। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया, जैसे अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी इंडिया, इंडिया ने अंग्रेज़ों पे 200-250 साल राज किया। तो एक तरीके से ये हमारी मतलब अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी इंडिया। जैसे इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और और भी जो जो जिस पे इंडिया ने मतलब जैसे जैसे ब्रिटेन ने कब्जा किया और बाद पे मतलब एक तरह से छोड़ दिया, तो क्या हुआ, वो कॉमनवेल्थ कंट्री के अंदर आते हैं और वहाँ पे हाई कमिश्नर नियुक्त होते हैं, और जो बगैर उसके है वहाँ पे एम्बेसडर नियुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, एम्बेसडर कहाँ नियुक्त होते हैं और हाई कमिश्नर कहाँ नियुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन सी, 24 मई। ठीक है दोस्तों, 24 मई को अपना राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह पोर्ट ऑफ जोड़े गए हैं। दोस्तों तो आमद बंदरगाह क्या होते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल। आमद बंदरगाह वो बंदरगाह होते हैं जिसका दोनों देश बराबर यूज करते हैं, मतलब कॉमन।
एक होते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, एक होते हैं कॉमन, तो उसको आमद बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह क्या होते हैं दोस्तों? बंदरगाह वो एरिया होता है समुद्र के किनारे जहाँ पे किसी के जैसे कोई सामान है, शिपिंग है, या जो भी है ले जाने जाने का जहाँ पे काम होता है, या कोई सवा मतलब कोई पैसेंजर है, या मोस्टली क्या होता है इसमें बंदरगाह में जो सामान का ही आना जाना होता है। ठीक है दोस्तों, उसको बंदरगाह बोलते हैं। अब दोस्तों बात है इसने इसने की है हमारे साथ ये, तो अभी ये आमद जो बंदरगाह है ये है, टोटल इसमें कितने जोड़े गए हैं अभी? पहले थे दोस्तों ये 6, अब इसमें 5 और जोड़ दिए गए हैं और टोटल नंबर हो गए 11। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 11। तो टोटल अभी जो आमद बंदरगाह है वो है 11 है, और दोनों देश इसका बराबर से यूज करते हैं। और दोस्तों अभी आपको जैसे भारत और बांग्लादेश है तो उसी को लेकर एक जैसे हमारे जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका उसका नाम क्या है? समवर्ती एक्सरसाइज है, जो दोनों में बांग्लादेश और इंडिया में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम। अब बात है दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या है? टका। प्रेसिडेंट क्यों है? अब्दुल हामिद। और यहाँ के जो पीएम है शेख हसीना। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली एथलेटिक कौन बनी है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाओमी ओसाका। तो दोस्तों ये नाओमी ओसाका है, ये सबसे ज़्यादा वेतन कमाने वाली महिला बनी है। अब दोस्तों बात है ये कहाँ की है? ये है अपने जापान की, और ये एक टेनिस खिलाड़ी है। ये सबसे ज़्यादा मतलब इस साल जो सबसे ज़्यादा इन्होंने अब तक कमाने वाली ये है। अब बात है दोस्तों जापान के, तो जापान के बाद है, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? येन, YAN। और एक होता है YAEN, वो होता है चाइना की करेंसी होता है। वैसे चाइना की करेंसी है रैनबिनपी, पर ये होता है येन। जैसे हमारी क्या है करेंसी है INR, रुपीज़। लेकिन जो छोटा होता है पैसा, पैसा भी तो बोलते हैं, पैसा भी तो हमारी मतलब एक तरह की करेंसी है। तो उसी तरह से जो चाइना की करेंसी वो रिम्पी, पर जो दूसरा होता है वो येन, YEN। और ये YEN ये होता है करेंसी है जापान की करेंसी है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शिंजो एबे। और यहाँ के जो संसद को बोलते हैं क्या? डाइट, डाइट नाम है इसका संसद का। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड जारी किया? अब दोस्तों ये स्टार्टअप फंड किस लिए जारी किया है? ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, और वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कमा सके, चीज़ों को रोजगार मिल सके और स्टेबिलिटी आ सके हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है ऑलरेडी। तो दोस्तों अभी जो ये है इस स्टार्टअप के लिए टोटल कितने 15 करोड़ रुपए अभी रखे गए हैं, और ये किसकी? ये सिडबी की साथ मिलकर ये स्टार्टअप जारी किया गया है। अब बात है दोस्तों यूपी की जो कैपिटल वो है लखनऊ। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और जो हमारे चीफ मिनिस्टर वो है योगी योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31, और विधानसभा सीटें हैं 400। ऑल ओवर इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं इसी स्टेट के अंदर हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो। अब दोस्तों बात आते हैं अपने इन्होंने अभी जियो टैग ने किसके गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी की शुरुआत की थी? ये किचन की पहल मतलब इस तरह का ये पहल करने वाला कौन सा इंडिया का पहला राज्य है? और एक और वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला यह इंडिया का यह भी पहला राज्य है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने प्रवासी राहत मित्र ऐप्स भी डाल को और आरोग्य सेतु ऐप्स अनिवार्य किया है। अर्थात जो कोई भी यूपी के अंदर है उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप्स मस्ट है, उसके मोबाइल में वो होनी होनी चाहिए। और अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने प्रवासी राहत मित्र तथा कोरोना कवच नामक ऐप भी लॉन्च की थी। तो दोस्तों अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में एक दावे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 की गतिविधियों को कम करने में एचआईवी दवाओं से भी बेहतर हो सकती है? तो दोस्तों एक दवाई है जो जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस है उसमें एचआईवी दवाई को काफ़ी कम किया जा रहा है, क्योंकि उसमें वो काफ़ी सहायक हो रही है। तो उससे भी एक बेहतर दवा है जो इसमें कोरोना वायरस में उससे भी ज़्यादा असरदार है। वो क्या है दोस्तों? दोस्तों उसका जो राइट आंसर है वो है अपनी ऑप्शन ए, कांगड़ा की चाय। यह चाय क्या है? यह चाय अपने औषधीय गुणों के कारण जानी जाती है तथा ये एचआईवी दवाई की तुलना में
आदमी को ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है। ये चाय क्या है, हिमाचल के जो कांगड़ा जिला है वहाँ उगाई जाती है तथा इसे 2005 में जीआई टैग गया। जीआई का टैग का मतलब होता है जियोग्राफी इंडिकेशन टैग। एक पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाली चीज़ को जीआई टैग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और यह क्या था, एक ये चाइनीज जो एक वैरायटी है चाय की, कंप्लाई चाय, उसी का एक ये वर्जन टाइप का है जो 1948 में मतलब उगाया गया था। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। निम्नलिखित में तो कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय खेल 2020 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों 2022 में जो हमारे यहाँ खेल होने वाले हैं राष्ट्रीय खेल, तो उसकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा अपना मेघालय। मेघालय राज्य इसकी मेजबानी करेगा। अब दोस्तों बात है मेघालय की, तो थोड़ा मेघालय की बात जाते। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था भाई 21 जनवरी 1972 को हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले जो हमारा जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो 2015 में केरला में हुआ था। और जो यहाँ पे नंबर डिस्ट्रिक्ट है वो है 11। यहाँ के जो गवर्नर है वो है थांगदा रॉय तथा गता रॉय। और यहाँ के जो सीएम है वो है कोनार्ड संगमा। लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की सीटें हैं 60। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की रिसर्च के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस जगह से कमजोर हो जाए? एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, ये अपनी जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये हमें बहुत सी चीज़ों से बताता है। जो भी हमारे दूरकण हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, उनको आने से ये मैग्नेटिक फील्ड रोकता है। और अब क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्चुअली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अभी कुछ एक मतलब जो ये यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है इसने एक रिसर्च में भी पता किया है कि कुछ एक आध एरिया है वहाँ से ये बहुत कमज़ोर हो रहा है, जबकि ओवरऑल ये और राइट है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच वहाँ पे जो ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है कमज़ोर पड़ता जा रहा है। एक्चुअली दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र में होता क्या है, मतलब एक्चुअली ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये पृथ्वी के जीवन के लिए चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही जरूरी है। वैज्ञानिकों को तो मानना है कि पृथ्वी ध्रुवों के बदलाव से गुजर रही है और यह धीरे धीरे होता है। मतलब जो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड में जो बदलाव आ रहे हैं वो धीरे धीरे कई लाखों सालों में मतलब धीरे धीरे करके आ रहे हैं। मतलब इतना जल्दी नहीं है, धीरे धीरे लाखों सालों तक चलता रहता है, तब थोड़े थोड़े बदलाव आते हैं। और ये जो भी न्यूज़ आई थी ये इससे रिलेटेड ये अभी हमारे जो हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी प्रकाशित हुई है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।